तो मैंने इंडिकेटर पर क्या किया हुआ है आप यहाँ देखेंगे। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है इसको यूज करना, इस इंडिकेटर को यूज करना। ये मैंने यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, इधर मैंने डेली टाइम फ्रेम लगाया हुआ है राइट हैंड साइड पर। ठीक है, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि जिससे आप लोग उसको प्रैक्टिस करो और उसको समझ जाओ। इफ यू डोंट प्रैक्टिस इट, आपको कभी जिंदगी में समझ में आएगा ही नहीं। सबसे पहले जो मैंने मैंने बताए हैं रूल्स, उनको आप एक पेपर पे नोट कर लो, कहीं पर भी नोट कर लो, फिर उसको आप उस तरीके से आप चार्ट्स को एनालाइज करो। एक दिन में 100 चार्ट्स कम से कम देखोगे, तभी आप टेक्निकली चार्ट्स को रीड करना आपको आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। सीधी सी बात है, चार्ट रीड नहीं करोगे तो आपको चार्ट रीडिंग करनी नहीं चाहिए। सीधी सी बात है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आपको एवरी डे यू शुड रीड एटलीस्ट 100 चार्ट्स। आप 100 चार्ट्स नहीं देख सकते हो तो आप टेक्निकल एनालिस्ट नहीं बन सकते हो। ये सीधी सी क्लियर बात है, इसमें कोई इधर उधर की बात मुझे करने की हैबिट नहीं है। सो मैंने एक बहुत सिंपल सा तरीका बताया हुआ है ट्रेड करने का। उसको समझ के अगर आप उस तरीके को आप डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स के अंदर आप नहीं देखोगे या उसको नहीं समझोगे तो आपको वो समझ में कभी नहीं आएगा, और फिर आप बोलोगे कि ये तो इंडिकेटर बकवास है, काम नहीं करता है। ऐसा नहीं है, ये बकवास तो नहीं है, बहुत अच्छा इंडिकेटर और काम भी करता है, 100% काम करता है। इससे अच्छा कोई काम करके दिखा दे इंडिकेटर तो मुझे बता देना कि आपके इंडिकेटर से ज्यादा एक्यूरेट या अच्छा काम कर रहा है कोई दूसरा इंडिकेटर, तो शायद हम भी उसको सीखने की कोशिश करेंगे। बट ये मैं समझता हूं कि अच्छा है, बेस्ट है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। तो इस लेवल्स, मेन जो गेम है वो इन लेवल्स का है। ये टारगेट्स, टारगेट 1 एंट्री, स्टॉप लॉस, ये टारगेट्स, सारा गेम इन टारगेट्स का है। और ये टारगेट्स बड़ी कैलकुलेशन के साथ आए हैं। ये ऐसे ही नहीं है, हवा में कोई टारगेट्स नहीं आ गए हैं, ये बहुत कैलकुलेशंस के साथ आए हैं। ऐसा क्या रीजन होता है कि टारगेट 4 से ही रिजेक्शन आता है? आप एक स्टॉक देखो, 10 स्टॉक देखो, 50 स्टॉक देखो, आपको ये दिखेगा कि टारगेट 4 से ही रिजेक्शन आते हैं। क्यों आते हैं? ऐसा क्या है टारगेट 4 पे? क्योंकि वो जो कैलकुलेशंस के साथ, वो जो कैलकुलेशंस फिट की गई है एक स्टडी के साथ में, वो उस पर्टिकुलर आप जो कॉम्बिनेशन है, वो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन उस कॉम्बिनेशन पर ही काम करता है, और उसके साथ में फिर ये एक्यूरेसी निकल कर आती है। आप कोई भी स्टॉक आप देखते हो तो एक पर्टिकुलर लेवल्स को हिट करता है, वहां से फिर रिजेक्शन मिलता है, तो ये इस तरीके से ही काम करता है। और आप ये मेरे स्टॉक्स हैं, अगर मैं कोई भी स्टॉक ओपन करूंगा आप देखोगे कि एंट्री आने के बाद में स्टॉप लॉस बहुत कम हिट होते हैं। प्रॉपर अगर एंट्री आती है तो स्टॉप लॉस बहुत कम हिट होंगे, और अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है या फिर नेगेटिव भी होता है तो आपको बहुत लॉस नहीं होता है। बिगर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं मैं, बहुत बड़ा लॉस नहीं होता है और आप जल्दी एग्जिट कर जाते हो। बिकॉज इस इंडिकेटर की जो यूएसपी है वो ये है कि आपको यू गेट अर्ली एंट्री एंड अर्ली एग्जिट। अगर स्टॉक में मोमेंटम आने वाला है तो आपको अर्ली एंट्री मिल जाएगी, और नहीं आने वाला है तो फिर आपको वो अर्ली एग्जिट भी दे देगा, बहुत जल्दी एग्जिट दे देगा। तो इसमें मैंने वीकली टाइम फ्रेम पर क्या किया हुआ है, यहां पर आप देखोगे सिर्फ ये मेरा इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर से मैंने सब मूविंग एवरेज मैंने रिमूव कर दिए हैं, बिकॉज आई एम यूजिंग वीकली टाइम फ्रेम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो बिगर टाइम फ्रेम के साथ रिटेलर्स के मूविंग एवरेज, रिटेलर्स क्या होते हैं? फास्ट होते हैं। रिटेलर्स क्या करते हैं? वो लॉन्ग टर्म में नहीं होते, वो बहुत जल्दी से प्रॉफिट बुक कर देते हैं, एंट्री करते हैं, एग्जिट करते हैं। सो रिटेलर्स मीन्स फास्ट मूविंग एवरेजेस। और इन्वेस्टर क्या होता है? वो लॉन्ग टर्म के लिए काम करता है इन्वेस्टर, यानी कि वो स्लो होता है ट्रेड करने में। दैट मीन्स ये स्लो मूविंग एवरेजेस हैं। तो मैंने टाइम फ्रेम से स्लो मूविंग एवरेजेस निकाल दिए और सिर्फ मैंने फास्ट मूविंग एवरेजेस रखे हैं। एंड मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड रखा है, ये रेड कलर में जो दिख रहा है,
ये ट्रेंड है और मेरे टारगेट्स हैं। इसी तरीके से डेली टाइम फ्रेम को कंपेयर कर सकते हैं हम इसके साथ में। तो डेली टाइम फ्रेम में मैंने क्या किया है, बिकॉज वीकली को कंपेयर कर रहा हूं मैं डेली के साथ में, तो डेली टाइम फ्रेम इज अ स्मॉलर टाइम फ्रेम कंपेयर टू वीकली। और इसमें हम लोग क्या रख रहे हैं, ट्रेंड रख रहे हैं, सेम टारगेट्स रख रहे हैं। और जो मूविंग एवरेजेस हैं हमने इसमें ऑपोजिट कर दिया, इसमें इन्वेस्टर्स मूविंग एवरेज रख दिया हमने और रिटेलर्स हमने हटा दिया। तो इन्वेस्टर्स मतलब स्लो मूविंग एवरेज रखे हैं यहाँ पर, बिकॉज वी आर यूजिंग स्मॉलर टाइम फ्रेम। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम के साथ हमने थोड़ा स्लो मूविंग एवरेज रखे हैं। तो इस तरीके से आप इसमें कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो। अब इसमें ट्रेड कैसे करना है, और ट्रेड करने का मैंने जो तरीका बताया है, बहुत सिंपल तरीका बताया हुआ है इस कॉम्बिनेशन के साथ में। देखो ये कॉम्बिनेशन मैंने बनाया है, ये कॉम्बिनेशन जो बनाया है मूविंग एवरेजेस का और ट्रेंड का या इचिमोकू का, ये जो भी कॉम्बिनेशंस बनाए हैं मैंने, ये इसलिए बनाए हैं जिससे कि इफ समवन विद लेस टेक्निकल नॉलेज, इफ समवन विद लेस एक्सपीरियंस कैन इजीली ट्रेड, और ऐसे ट्रेड कोई भी कर सके, मतलब जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज ना हो या बहुत टाइम नहीं दे पा रहा है मार्केट के अंदर। हम तो, हमारा क्या है, हम तो बैठे रहते हैं सुबह शाम तक, हमारा काम ही क्या है इसके अलावा, बट हर कोई ऐसा नहीं कर पाता। तो उन लोगों के लिए ये मैंने मूविंग एवरेजेस लगाए हैं जिससे कि उनको एक ट्रेंड का क्लियर डायरेक्शन पता लग जाए, है ना। तो यहां पर जैसे कोई एंट्री कर रहा है तो एटलीस्ट ये मूविंग एवरेजेस का कॉम्बिनेशन देखकर उसको पता होगा कि ये ब्लैक ब्लू ग्रीन रेड का जब तक कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये ट्रेंड हमारा अपसाइड में ही जा रहा है। नहीं तो नॉर्मली क्या करते हैं, जो दुनिया जो पढ़ाती है या दुनिया जो सिखाती है, आप जो, अगर कोई भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहता है तो प्राइस एक्शन सिखाया जाता है उसको, लोअर लो हायर हाई, राइट, इस तरीके से। तो वो कंफ्यूज हो जाता है, तो कहता है कि यार अभी तो स्कूलिंग करी थी, फिर कॉलेज करा, अब जॉब कर रहे हैं, अब साथ में अब ये भी सीखो, प्राइस एक्शन भी। और इसको सीखना, इन सब चीजों को सीखना बड़ा आसान तो नहीं है, ये सब चीजें टाइम देना पड़ता है इस चीज के लिए। तो कोई क्या करे, अपना काम छोड़ दे और इनको सीखता रहे, तो थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है सबके लिए। प्राइस एक्शन को सीखना, इंडिकेटर्स को सीखना, मूविंग एवरेजेस कैसे काम करते हैं, इचिमोको कैसे काम करता है, बोलिंजर बैंड कैसे काम करता है, आरएसआई कैसे काम करता है, पहले उसको सीखो एंड देन उसके बाद में प्रैक्टिस करो। तो ये सबके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस डिफिकल्टी से बचने के लिए मैंने ये एक इंडिकेटर बनाया जिसमें मैंने ये कॉम्बिनेशन, एक अलग अलग कलर्स दे दिए मैंने, डिफरेंट कलर्स दे दिए। अब कोई भी किसी को समझा दो कि यार एंट्री आए देख लेना, बस ये कलर कॉम्बिनेशन ठीक है तो बैठे रहना उसके साथ में, जब जब ये ग्रीन हो तो बैठे रहना उसके साथ में। तो फिर इस तरीके से कोई भी इजीली ट्रेड कर सकता है, मतलब ट्रेंड में बैठ सकता है, ट्रेंड पकड़ के उसको उसके साथ ट्रेल कर सकता है। तो ये कोई डिफिकल्ट चीज तो है नहीं, उसको बस ये दो तीन चीजें तो सीखनी है। ये ग्रीन कलर का मतलब क्या है, ग्रीन ट्रेंड है यानी कि बुलिश ट्रेंड है। मूविंग एवरेजेस देखनी है, मूविंग एवरेजेस ओके हैं तो दैट मींस इट्स ऑल ओके। तो छोटी छोटी चीजें अगर ये किसी हाउस वाइफ को बता दी जाए या किसी कॉलेज स्टूडेंट्स को बता दी जाए तो कोई भी आसानी से इसके थ्रू ट्रेड कर सकता है। एटलीस्ट एटलीस्ट लॉस तो नहीं करेगा। अगर वो इसको तरीके से कर ले तो एटलीस्ट लॉस तो नहीं करेगा, ये तो गारंटी है। मतलब गारंटी तो मतलब मैं वो नहीं कह रहा कि मतलब कल को ये पता लगा किसी ने इसमें भर भर के पैसे लगाने शुरू कर दिए, बाद में मुझे बोले कि आपने तो गारंटी ली थी। ये गारंटी कोई नहीं है, सीखना जरूरी है पहले। बट ये थोड़ा सा आपको टेक्निकल, आपकी जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको थोड़ा हेल्प कर देता है, आपको ट्रेंड बता देता है। यू ट्रेड विद ट्रेंड, यू ट्रेल विद ट्रेंड, यू स्टे विद ट्रेंड। सो अब जैसे ये वीकली टाइम फ्रेम है, अब मैं चलो डेली टाइम फ्रेम हटा देता हूं। अब इफ समवन इज देयर हु इज विलिंग टू इन्वेस्ट इन सम स्टॉक, वो कहता है कि यार मुझे तो ट्रेड नहीं करना डेली डेली, मुझे तो इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए क्या है, इसके लिए वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम पर जब एंट्री मिले
आपको क्या देखना है कि नीचे जो ट्रेंड है ग्रीन होना चाहिए, मूविंग एवरेज लाइन होने चाहिए। जब तक ये ग्रीन ब्लैक ब्लू ग्रीन कॉम्बिनेशन बना हुआ है, पकड़ के बैठे रहो उसको, ये ऊपर जाता जाएगा। आपको एग्जिट ही नहीं करना है, ये टारगेट हिट होते चले जाएंगे एक एक करके। आप कोई भी स्टॉक में ओपन करता हूं तो सब में इस तरह से ये कॉम्बिनेशन मिलेगा, जिसमें कॉम्बिनेशन मिलेगा उसको ट्रेड करते चले जाओ। जिसमें कॉम्बिनेशन बीच में क्रॉसओवर आ जाए या डिस्टर्ब हो जाए, उसमें से एग्जिट कर दो या उसको हाफ बुक कर लो। जैसे ये वाला, जैसे ये वाला ट्रेंड मेरा ग्रीन था, तो ट्रेंड तो बुलिश ही है। जैसे ही मुझे यहाँ पर मेरा बाई सिग्नल मुझे मिला, मैंने देखा कि मूविंग एवरेज भी अलाइन होने शुरू हो गए हैं, बैठ जाओ पकड़ के। अब पॉइंट प्रॉब्लम क्या है कि मेरा इंडिकेटर में एक बड़ी कमी है। मेरे इंडिकेटर के अंदर एक बहुत बड़ी इसके अंदर एक कमी है, और वो कमी क्या है कि ये बहुत अर्ली एंट्री दे देता है। वो एंट्री तब दे देता है जब कोई इसके बारे में, स्टॉक के बारे में, पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बात ही नहीं कर रहा होता। वो आपको एंट्री करके बैठा देगा। जैसे कि बड़े बड़े FIIs DIIs होते हैं, राइट, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी स्टॉक में बाइंग करते हैं, बाय ऑन डिप करते हैं, एक पर्टिकुलर लेवल्स पर बाइंग शुरू कर देते हैं। अब देखो, इस फॉर एग्जांपल ध्रुव कंसल्टेंसी कंपनी है, इसके अंदर यहां पर बाइंग शुरू हो गई थी। इस पर्टिकुलर जोन पर बाइंग कर रहे थे सब लोग, तो 3 4 5 मंथ्स के लिए बाइंग चलती रही। तो ये पेशेंस टेस्ट करेगा आपका, मेरा इंडिकेटर आपका पेशेंस टेस्ट करेगा। और जब आपका पेशेंस में आप सक्सेसफुल हो जाओगे, और जब आप इसमें पास हो जाओगे पेशेंस टेस्टिंग में, उसके बाद आपको रिवॉर्ड दे देगा ये ब्रेकआउट देकर। तो यानी कि आपको अगर 5 मंथ्स लगे इस पेशेंस में, तो आपको सिर्फ 1 मंथ लगा इसके रिजल्ट देने में, इस रिजल्ट को आने में। तो ये मेरे इंडिकेटर का सबसे बड़ा एक लूज पॉइंट है कि आपका पेशेंस बहुत टेस्ट करेगा ये। कोई भी स्टॉक में उठाकर देखूंगा, आप मुझे नहीं उठाना, आप अपने हिसाब से, आप भी, कोई भी, एनीबडी कैन टेस्ट दिस इंडिकेटर इन वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम। लेट्स से वीकली टाइम फ्रेम इज फॉर इन्वेस्टिंग, फॉर स्विंग ट्रेडिंग। तो वीकली टाइम फ्रेम, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग वीकली टाइम फ्रेम एज अ रेफरेंस। डिश टीवी फॉर एग्जांपल, एक बार मेरा थोड़ा नेट स्लो है शायद, एक बार इसको ओपन होने देते हैं। ओके, सो वीकली टाइम फ्रेम पर क्या है, ये मेरा बाई सिग्नल आया, उसके बाद में क्या है, पेशेंस टेस्ट हुआ, राइट। 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, पेशेंस टेस्ट हुआ। और जब ये आएगा यहाँ पर, अभी आना मोमेंटम शुरू हो गया है, जब भागेगा ना ये, तो पकड़ में नहीं आएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बॉटम पे एंट्री करके बैठ जाते हैं इस पर। हमने 18 रुपीज, 17 रुपीज पर बाई करके बैठ गए, और ये अभी 25 तक भी चला गया, ये जाएगा, 25 भी जाएगा, 27 भी जाएगा, 30 भी जाएगा। जब जाएगा तो आपको ये पेशेंस का रिवॉर्ड मिलेगा। और करना क्या है, सिंपल, जब तक मुझे अपसाइड टारगेट दिख रहे हैं, बैठे रहो उसके अंदर। सो दिस इज फॉर वीकली। सिमिलरली यू कैन डू इट इन डेली टाइम फ्रेम ऑल्सो, इन स्मॉलर टाइम फ्रेम। स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर हमें कोई एंट्री मिलती है, एंड देन वी सी द ट्रेंड इज देयर, ट्रेंड इज ग्रीन, मूविंग एवरेजेस आर अलाइन, उसको लेकर बैठो। और डेली टाइम फ्रेम का फायदा यह होगा कि उसमें टाइम कम लगेगा, लेकिन जितना आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जाओगे, उतने ही आपको नॉइज मिलेंगे। नॉइज मतलब इसकी जो एक्यूरेसी है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। मे बी वीकली टाइम फ्रेम पर 10 में से शायद एक ट्रेड नेगेटिव हो जाए, वीकली डेली टाइम फ्रेम पर शायद हो सकता है 10 में से 2 या 3 ट्रेड नेगेटिव हो जाए। मतलब 7 ट्रेड या 8 ट्रेड के अंदर टारगेट हिट होंगे, और 2 ट्रेड के अंदर वो आपको एग्जिट करा देगा, क्योंकि वो मोमेंटम फेल हो जाएगा। सो दैट इज द रीजन आई हैव सजेस्टेड, इफ यू आर ट्रेडिंग इन डेली टाइम फ्रेम, कंपेयर दैट डेली टाइम फ्रेम विद वीकली टाइम फ्रेम। अगर आप कंपैरिजन करते हो वीकली के साथ में, तो उस नॉइज को आप अवॉइड कर सकते हो। You can avoid that noise in daily time frame if you are comparing with bigger time frame, because you are looking at the bigger picture. If bigger picture is
upside, if bigger picture is bullish, and you have like upcoming targets nearby, then you can confidently take trade because you can see that moving averages are aligned. ठीक है, थोड़ा टाइम लग जाएगा बट हिट हो जाएगा। अब पॉइंट क्या होता है, शेयर मार्केट में हमारे एनएससी बीएससी पर अगर हम देखें तो मोर देन 5000 कंपनीज लिस्टेड हैं। अब 5000 लिस्टेड कंपनीज के अंदर मैं देखूं तो लेट्स से 500 कंपनीज डेली टाइम फ्रेम पर बाई में होंगे, शायद 1000 होंगी। अब आप पूछोगे कि 1000 में से हम तो सब नहीं खरीद सकते, हमें तो मुझे तो 5 कंपनीज बाई करनी है, तो उसके लिए फिर कुछ एक मेरे पास स्कैनर है, उसमें प्रोबेबिलिटी स्कैनर है कि शायद उसमें फास्ट मूवमेंट आ सकता है, राइट, कुछ फास्ट मोमेंटम आ सकता है। तो आई एम नॉट, मतलब मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मतलब श्योर नहीं हूं कि वो उसी में ही आएगा, बस उसके अलावा किसी में नहीं आएगा, बट ये एक रेस है, एक्चुअली ये एक रेस है। एंट्री आने के बाद में कौन सा स्टॉक सबसे पहले टारगेट 4, टारगेट 5, 6 पर पहुंचता है, जो सबसे फास्ट मूवमेंट देगा वो विनर होगा। तो हमें वो विनर पकड़ने हैं पहले। अगर हम उन विनर्स को पकड़ पाएंगे तो हमारे पास वो पैसा तेजी से आएगा, फास्ट मूवमेंट आएगा। मतलब अगर हम डेली ऐसे ऐसे स्टॉक्स पकड़ो, इसमें ब्रेकआउट आ रहा हो डेली एंट्री के बाद में, तो वो ज्यादा तेजी से पैसा बन सकता है रादर देन कि ऐसे स्टॉक पकड़ने जो यहाँ पर एंट्री सिग्नल देने के बाद में वो बस साइडवेज ही हो रहे हैं, पता लगा आपके 2 मंथ्स हो गए और ये यहीं पर ही ट्रेड कर रहा है, इसके ऊपर नहीं जा रहा। तो ऐसे स्टॉक्स को हमें अवॉइड करना है। तो कुछ मेरे पास प्रोबेबिलिटी कहते हैं ना कि एक स्कैनर्स हैं जिसमें इट्स थोड़े चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो शायद उसमें मोमेंटम आ सकता है, और वो मोमेंटम आने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कुछ पैटर्न्स भी होते हैं वो भी बना सकते हैं। जैसे कुछ स्टॉक्स होते हैं उनमें पैटर्न्स बनते हैं, तो वो पैटर्न्स को भी हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमें किसी स्टॉक के अंदर हाई मोमेंटम चाहिए, मतलब ऐसा स्टॉक जिसमें फास्ट मोमेंटम आने वाला हो, तो एक बार देख लेते हैं, थोड़ा नेट स्लो है। तो जैसे आप यहां देख रहे हैं, तो अगर मैं यहां पर एक ट्रेंड लाइन बना दूं इस तरीके से, तो ये क्या होता है, ऐसा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के साथ साथ वीकली टाइम फ्रेम पर एंट्री भी आ रही है, ट्रेंड भी ग्रीन हो रहा है, मूविंग एवरेज भी अलाइंड है। तो इस तरह की ना प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी इसकी ज्यादा होती है कि इसमें फास्ट मोमेंटम आ सकता है, बिकॉज एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर रहा है, एंड देन वी हैव ऑल द बुलिश सिग्नल्स हियर। डेली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो इसने तेजी से टारगेट 4 को हिट किया एंड रिटर्न कर रहा है। सी, टारगेट 4 को हिट किया वापस, तो टारगेट 4 पर ही क्यों हिट कर रहे हैं, मैं अभी जो थोड़ी देर पहले मैं पूछ भी रहा था कि ऐसा क्या है टारगेट 4 पर ही टारगेट 4 को हिट करके वापस आता है स्टॉक। तो ये सब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, उसके बेस पर ये टारगेट्स निकले हैं और ये बड़े परफेक्टली काम करते हैं। तो टारगेट 4 इज माई फर्स्ट टारगेट, उसके बाद में ये डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स हैं। तो ये होता है नॉर्मली टारगेट 4 के बाद एक छोटा सा रिवर्सल आता है, या तो रिवर्सल आता है, सपोर्ट लेता है, देन वापस आगे के लिए दोबारा चलता है। तो इस तरीके से ट्रेड होता है इसमें। सो देखो यहाँ फास्ट मोमेंटम आया, ब्रेकआउट, जैसे ही ब्रेकआउट मिला हमें, तो इस तरीके से हम कुछ पैटर्न्स, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन, रेसिस्टेंस लाइन, है ना, वी कैन क्रिएट ऑल दीज लाइंस। उनके ब्रेकआउट पर अगर हमें कोई सिग्नल मिल रहा है एंट्री का, तो वो हमारे लिए एक अच्छा एंट्री का काम करता है, वो उसमें फास्ट मोमेंटम मिल जाता है। जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ठीक है, यहां पर अगर मैं देखूंगा बैक टेस्ट करके, रिप्ले करके, तो यहां पर हमें कहीं एंट्री मिल रही होगी, तो एकदम फास्ट मोमेंटम आया, राइट। जैसे यहां पर हमें एंट्री मिल रही है, तो क्या हुआ, ये थोड़ा साइडवेज रहा, और जैसे यहाँ ब्रेकआउट आया एंड देन वी हैव फास्ट मोमेंटम, नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए फास्ट मोमेंटम आया, एंड देन फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर ब्रेकआउट आया तो फास्ट मोमेंटम आया, एंड देन प्रॉफिट बुकिंग। तो ये इस तरीके से डिफरेंटली ये काम करता है, डिफरेंटली हम इस तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे डेली पर भी आप देख रहे हो, डेली टाइम फ्रेम पर भी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, एंट्री ऑलरेडी है हमारे पास, एकदम 2 दिन के अंदर
ये जो पेशेंस टेस्ट कर रहा था 2 दिन के अंदर रिवॉर्ड दे दिया उसने, 2 डेज के अंदर एक अच्छा खासा रिटर्न। कितना परसेंट रिटर्न है यहां से देखें। सो ये करीब 25%, 26% रिटर्न दे दिया उसने विद इन 2 डेज। 1 वीक टेस्ट किया, पेशेंस टेस्ट किया, 2 डेज में रिवॉर्ड दे दिया। तो पेशेंस का गेम है सारा। अगर आप एंट्री करके बैठ गए हो किसी स्टॉक के अंदर, आपको पता है अच्छी एंट्री है, तो पेशेंस आपका टेस्ट होगा, और पेशेंस अगर आपने रख लिया तो आपको एक अच्छा रिवॉर्ड मिल जाएगा। अब जैसे एक फॉर एग्जांपल ये अगर मैं इसको दिखाता हूं तो ये एक ट्रेंड लाइन है मेरी। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ तो एक यहाँ पर अभी टारगेट्स आ नहीं रहे हैं, थोड़ा नेट स्लो है शायद, तो यहाँ पर एक हमें अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं। सी टारगेट 4 तक का हम लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं, राइट। ब्रेकआउट आया, सिग्नल मिला, टारगेट। और देख लेते हैं। एक मैंने आज नाहर शिपिंग दिया था, ये आज मैंने ग्रुप पे दिया था। किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज आप बीच में मुझे रोक सकते हो। Sir, यस सर। hello. यस सर। Today, in the case of Nahar shipping, spinning, यस सर। I have seen that the entry price, target price is fixed, but the entry price is continuously changing with the price of that candle. Okay, so which time frame you were looking at? 1 day time frame. 1 day time frame. So that means today is buying coming, right? So till the day end, it will keep on moving because the buying is coming on that particular candle, in this particular candle. Yes, yes. So as this candle is moving up and down whole day, that is why the targets was shifting. Now tomorrow onwards, you will see that there is no shift in the targets. It will be fixed. No, such targets are not shifting. Entry is shifting. हाँ, तो entry is because because the stock was moving up and down. Now there is a wick. You can see the wick. Okay. So entry is just with the body. Okay. Entry is normally with the body. So that's why the entry was shifting. Okay. But when you see the entry, that means it's an entry, no problem. Okay. Thank you. Right. Sir. So, correct. So why I gave this stock? Let me just explain this. Why today I gave this stock? What I saw is, first of all, in weekly time frame. See, first of all, I got an entry in my scanner in daily time frame. Okay. And as soon as I got the entry in daily time frame, I checked this stock in weekly and daily time frame both. So weekly mein what I saw the trend is in buy, right? That's a buying trend. Weekly mein we are already in the buy trend. I mean the targets are upside, and I can also see that moving averages are aligned, black, blue, red. So moving averages are aligned to the bullish side. Okay, and we are above the entry and we are near the target one. That means there is a momentum. There is a momentum pending in weekly time frame, so we can go upper side target. So please mute yourself. Please mute yourself.
So that means we have upside targets pending in weekly time frame. So that means here we can see some fresh momentum on the upside in weekly. So weekली को बाई में जाने के लिए पहले डेली में बाई जाना पड़ेगा. So डेली में we have a buy today, and what I can see, the moving averages are aligned. All moving averages are aligned. The only negative point what I saw is the trend is in sell in daily time frame. तो एक बार अगर ये प्राइस मेरा इस ट्रेंड तक चला गया, यहां तक चला गया, यानी कि 350 तक चला गया, तो क्या होगा, ये ट्रेंड जो सेल का है वो बाई में आ जाएगा, राइट? और उसके बाद क्या होता है नॉर्मली, जो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज कि जब ये ट्रेंड सेल से बाई में आता है तो थोड़ा सा एक पुल बैक आता है, थोड़ा सा प्राइस नीचे आता है. तो इफ वी हैव बॉट इट हियर, हम ऑलरेडी बॉटम पे बाय करके बैठ चुके हैं. एंड माई स्टॉप लॉस इज वेयर, माई स्टॉप लॉस इज जस्ट बिलो दिस मूविंग एवरेजेस. तो अगर मैंने यहां पर बाई किया और ये मेरा स्टॉप लॉस है, तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है. माई रिस्क इज वेरी वेरी मिनिमम. कितना रिस्क है मैं अगर यहां से भी देखता हूं, माई रिस्क इज ओनली 10%. माई रिस्क इज 10%. और मेरा रिवॉर्ड क्या है, मैं यहां से अगर मैं पूरा टारगेट 4 तक भी लेता हूं तो माई रिवॉर्ड इज लाइक 40%. तो 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे पास है मिनिमम. 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है. मैं वीकली में देखूं तो वीकली का टारगेट 4 मेरा यहां तक आ रहा है, तो दैट इज 45%. तो 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की तो आई थिंक अच्छा है. अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो इट्स अ गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. तो 10% रिस्क को हम ले सकते हैं ना 40% 45% गेन के लिए, राइट? So we can take this trade. Now, if I see some pattern or some trend line breakout or something like that, just a minute. Yeah, sorry. Okay. So अब ये चीज तो हो गई, राइट? टेक्निकली वी हैव सीन दैट प्राइस इज इन बुलिश साइड, बुलिश मोमेंटम बन रहा है, इंडिकेटर पे टारगेट्स आ गए हैं एंड एवरीथिंग इज ओके. अब मुझे थोड़ा सा इसमें और कुछ एनालाइज करना हुआ तो क्या करूंगा मैं, कि मैं ये देखूंगा कि अगर प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो ये प्राइस फॉल हो रहा है, हायर, देखो यहाँ पर हायर हाई हायर लो बन रहा है, फॉल हुआ, एक पुल बैक हुआ नीचे, ये फ्रेश लो बनाया, वापस गया, ये अब इसने क्या हुआ, इस लो को ब्रेक नहीं किया, राइट? और यहां पर अभी प्राइस क्या कर रहा है, मेरे प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है यहां पर, राइट? तो प्राइस एक्शन की बात करें तो एक प्राइस एक्शन में भी मेरा अप ट्रेंड की चीजें चल रही हैं, क्योंकि ये मेरा एक यहां पर अगर आप इसको देखते हैं तो ये मेरा प्रीवियस हाई है और प्राइस अभी प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है, और प्रीवियस हाई को ब्रेक करने के साथ में मुझे आज यहां पर एंट्री भी मिल रही है. तो इसका मतलब है कि एंट्री वैलिड है मेरी, राइट? प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है, एंट्री वैलिड है. चलो अब हम प्राइस एक्शन की बात नहीं करते, थोड़ा टेक्निकल हो जाता है ये तो जिन लोगों को प्राइस एक्शन या ज्यादा टेक्निकल नहीं आता तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. दूसरी चीज तो लोगों ने पता होगी सभी लोगों को कि क्या हो रहा है यहां पर, ये क्या चल रहा है, ये इतने टाइम से क्या चल रहा है, ये कंसोलिडेशन चल रहा है, प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है यहां पर. तो प्राइस में क्या हुआ है, फॉल आया, यहां कंसोलिडेट हो रहा है, तो अब क्या होगा, प्राइस वापस इस लेवल तक जा सकता है, और अगर प्राइस इस लेवल तक चला गया तो फिर वो इसके ऊपर भी जाएगा. और मैं मतलब मैं ये बहुत सारे पैटर्न मैंने इस तरह के मैंने अपने प्रोफाइल पे डाले भी हैं कि प्राइस फॉल होता है, कंसोलिडेट करता है, उसके बाद में एक अपसाइड के लिए रैली आती है, और मैंने अपने प्रोफाइल पे डाले भी हैं. आप इसको बैक टेस्ट भी कर सकते हो, बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर ये ऐसे ही होता है. तो मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, ये स्टॉक कभी आपको कुछ सालों के बाद में 1000 रुपए के ऊपर भी दिख जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है. क्योंकि आज ही मैंने ग्रुप पे एक ऑर्चिड फार्मा नाम का स्टॉक मैंने आज मेंशन किया था. आज से 11 महीने पहले मैंने चिल्ला के बोला था बाई कर लो बाई कर लो,
400 रुपीज पर, आज वो 1250 रुपीज का स्टॉक है। 11 मंथ में थ्री एक्स हो गया है, वो 300% रिटर्न दे चुका है। तो ये पॉसिबल है, 2x 3x 5x तक रिटर्न्स मिल जाते हैं, बस स्टॉक को पकड़ के बैठना होता है। और ये क्या हो रहा है यहाँ पर, आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पर बाई आ रही है, मंथली का मंथली चेक कर लेते हैं, मंथली पर भी बाई आ रखी है हमारी, एंड क्वार्टरली देखते हैं तो क्वार्टरली पे भी बाई है मेरी। तो क्वार्टरली का टारगेट क्या है, अच्छा क्वार्टरली टाइम फ्रेम का देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वार्टरली में क्या हो रहा है, अगर हम क्वार्टरली टाइम फ्रेम का नाहर शिपिंग का हम लोग चार्ट देखते हैं, तो यहां से प्राइस में एक अप ट्रेंड आया था। एक सेकेंड, देखो क्या हुआ था, प्राइस ऐसे चलता है ना, प्राइस कभी ऐसे ऊपर नहीं जाता सीधा। प्राइस कैसे चलता है, प्राइस की चाल कैसी होती है, एक बार ऊपर जाता है, अरे यार, प्राइस कैसे चलता है, ऐसे चलता है ना प्राइस, राइट। तो प्राइस में क्या हुआ, ये ऊपर गया, वापस पुल बैक आया, और आप देखो क्वार्टरली टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है, क्वार्टरली मतलब 3 मंथ्स का, यानी कि ये 1 2 3 4, ये 4 कैंडल, एक साल की कैंडल है, 4, 1 2 3 4, ये एक साल की फॉल है, एक साल तक फॉल हुआ प्राइस। तो एक साल तक फॉल हुआ, एक साल तक कंसोलिडेट हुआ, अब अगले साल ऊपर जाएगा, देख लेना, आज बता रहा हूं, एक साल बाद बात कर लेना। एनीवेज, तो प्राइस बड़ा अच्छा है, यहाँ पर प्राइस एक्शन की बात करें तो ये एन वेव बनेगा, और एन वेव बनेगा तो यहाँ पर हमारा हाई भी ब्रेक होगा, और हाई के बाद में न्यू हाई भी बनेंगे हमारे इसके अंदर। तो मेरा रिस्क क्या है, मैं सबसे पहले अपने रिस्क की बात करता हूं, मेरा रिस्क क्या है, बहुत छोटा सा रिस्क है, 150 रुपए के का रिस्क तो मैं ले सकता हूं ना। वैसे ही हम बेकार में किसी उल्टे सीधे स्टॉक्स को बाई करके बैठ जाते हैं, उसके बाद में पड़ा रहता है वो सालों सालों तक, कोई देखता भी नहीं है उसको, वो कितना कितना प्राइस गिर जाता है, अब बिना किसी कैलकुलेशन के कोई भी बाई कर लेता है उसको, कुछ भी ले लेता है। तो 100 रुपए का तो कैलकुलेटेड रिस्क है, यहाँ तो हम पूरी कैलकुलेशन के साथ बाई कर रहे हैं, तो ले सकते हो उसको, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर। और ये ऐसा नहीं है इसके अंदर ही सारा पैसा लगा देना है, मैं ऐसे रोज स्टॉक बताता हूँ इस तरह के, ऐसे स्टॉक्स हम लोग रोज डिस्कस कर सकते हैं। बहुत स्टॉक्स हैं शेयर मार्केट के अंदर, 5000 से ज्यादा स्टॉक्स हैं, कितने बाई करोगे। मार्केट जब क्रैश भी कर रही होती है, लेट्स से कोविड के अंदर जब मार्केट क्रैश भी कर रही थी, डज दैट मीन कि सारे स्टॉक फॉल कर रहे थे, 5000 स्टॉक्स फॉल कर रहे थे? नहीं, उस टाइम पर कुछ स्टॉक तो ऊपर जा रहे होंगे ना, तो वो स्टॉक्स वो जा रहे होंगे जो मेरे इंडिकेटर पर बाई में दिखा रहे होंगे, तो वो बैठे होंगे बाई के अंदर, या तो वो फॉल भी नहीं हो रहे होंगे, रुक गए होंगे, या फिर वो बाई की तरफ जा रहे होंगे। आप मेरे इंडिकेटर पर, आप कोविड टाइम में आई थिंक फार्मा कंपनीज भाग रही थी, तो इंडिकेटर के टाइम, मेरा इंडिकेटर फार्मा कंपनीज पे लगाना कोविड पीरियड के टाइम पर, किसी भी फार्मा कंपनी के अंदर आप देख लेना कि उसमें किस तरह के टारगेट्स उस टाइम पर आ रहे थे, बैक टेस्ट कर लेना। मुझे नहीं पता कौन से स्टॉक पर आप बैक टेस्ट करोगे, मैं तो खुला बोल रहा हूँ, बैक टेस्ट करके देख लेना, एक आइडिया लग जाएगा। सो एनीवेज, सो दिस वाज एक फॉल आया, अब ये शायद, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी एनालिसिस है कि शायद यहां से अब ये ऊपर के लिए तैयारी करने की कोशिश करेगा। और प्लस इसमें पैटर्न की हम बात करें तो पैटर्न की अब एक चीज और बन रही है, तो ये कंसोलिडेट हो रहा है यहाँ पर, अब कंसोलिडेशन को ब्रेक करके अब ये जब ऊपर जाएगा तो इसमें एक फास्ट मोमेंटम आएगा, एक ब्रेकआउट आएगा। प्लस इसमें मैं देखूं तो अब अगर ये प्राइस कंसोलिडेट करके यहां से अगर ऊपर गया तो क्या बनेगा, यहाँ पर आप देखेंगे कप बनेगा, यहाँ पर ये ऐसे एक राउंड बॉटम बनेगा ये। सो दिस इज कॉल्ड राउंड बॉटम पैटर्न, इसको कप ही बोलते हैं। तो दो चीजें होती हैं, राउंड बॉटम, पहला, द फर्स्ट वन इज राउंड बॉटम, ठीक है। तो बॉटम पे क्या हुआ, एक इसने कंसोलिडेट किया, अब दो चीजें होंगी यहां पर, या तो राउंड बॉटम अगर पैटर्न बनेगा तो ये सीधा यहां से ब्रेकआउट देता हुआ ऊपर चलता चला जाएगा, यहां से फॉल नहीं करेगा। अदरवाइज अगर इसमें फॉल आया तो यहां से वापस, क्योंकि हाई होगा, बिकॉज दिस विल बी द हाई, दिस विल बी द हाई, तो यहां पर हाई पर क्या होता है, नॉर्मली हाई पर थोड़ा सा एक फॉल आ जाता है, तो फॉल यहां पर इस टाइप से कुछ फॉल वॉल आ सकता है। तो ये क्या बनेगा फिर यहां पर,
ये इसका हैंडल बनेगा कप का, ये इस टाइप से हैंडल बनेगा इसका। और जब ये हैंडल बनेगा, उसका ब्रेकआउट आएगा, तो यहां से फ्रेश बाई आएगी अपसाइड के लिए। तो इस तरीके से कप एंड हैंडल पैटर्न बनता है। या तो कप एंड हैंडल बनेगा, नहीं तो राउंड बॉटम बनाकर ये ऊपर ही चला जाएगा। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं, यहां से फॉल नहीं करते, मोमेंटम होता है उसमें, ऊपर ही चले जाते हैं। सो मैं तो बॉटम पे बात कर रहा हूँ पिक करने की। सो बॉटम पे बाई कर लो, छोड़ दो 1 साल के लिए, 1 साल बाद देख लेना है इसको क्या होगा। विल टॉक अबाउट दिस स्टॉक आफ्टर ईयर। तो थोड़ा पेशेंस थोड़ा सा रखना होगा हमें, क्योंकि चीजें पॉजिटिव हो रही हैं यहाँ पर, राइट। थोड़ी चीजें पॉजिटिव हो रही हैं, थोड़ा सा इसको और पॉजिटिव होने देते हैं, टाइम लगाते हैं। ऑर्चिड फार्मा भी यही हुआ था। आई जस्ट गिव एन एग्जांपल ऑफ ऑर्चिड फार्मा। इसमें क्या हुआ था, यही हुआ था। ऑर्चिड फार्मा में देखो, यहां पर एक बाई बनी थी सेम वीकली में, और मैंने यहां पर 400 रुपीज पर बाई करने के लिए बोला था सबको, रिटर्न में है, दिखा दूंगा। यहां पर बोला था बाई करने के लिए, और आज देख लो 3 गुना से ज्यादा रिटर्न दे चुका है, 1300 तक गया था। और टारगेट 8 पर देखो, टारगेट 8 पर ही सेलिंग क्यों आ रही है, क्या रीजन है? ये टारगेट टारगेट 4 पर ही सेलिंग क्यों आती है? सी टारगेट 4, टारगेट 4 पर ही सेलिंग क्यों आती है? अब ये टॉप का टारगेट है, यहीं पर ही क्यों सेलिंग आई? यहां से तो सेलिंग नहीं आ रही थी, यहीं क्यों सेलिंग आ रही है? क्यों? क्योंकि इसके बाद में बड़ा टारगेट है, तो या तो ये यहां तक जाएगा ही नहीं, अगर गया तो फिर उसको यहां पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी, राइट। मेरा तो क्वेश्चन यही है कि बार बार ये उन्हीं लेवल्स पे क्यों सेलिंग आती है? यहां पर टारगेट 5 के बाद में ही क्यों सपोर्ट लेने इस वापस टारगेट पर आया? तो ये क्वेश्चंस हैं, सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो आप पूछ सकते हो। सो ऑर्चिड फार्मा में यही लेवल्स था, ऐसे ही इस तरह से क्या हो रहा था, आप देखो सेम चीज है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। मैं मंथली ओपन करता हूं, उसमें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। प्राइस में फॉल आया और इसने लाइक 2 इयर्स तक कंसोलिडेट किया, और जब इसने इस कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट दिया, इस कंसोलिडेशन को ब्रेक किया, जैसे ये यहां से ये कंसोलिडेशन को इसने ब्रेक किया, उसके बाद में ब्रेकआउट आ गया। इसी तरह के पैटर्न की बात मैं नाहर शिपिंग में कर रहा हूं। तो यहां पर क्या हुआ, जो मैं हाई ब्रेक होने की बात बता रहा था, तो क्या हो रहा था, यहां से फॉल आया, ये हाई बना, लो बना, हाई बना, लेकिन हाई ने हाई को ब्रेक नहीं किया, लो बना, फिर बना हाई, कोशिश किया, इस हाई को ब्रेक नहीं किया, फिर नीचे आया, यहां पर इसने हाई को ब्रेक किया। इस कैंडल ने ये इस वाले हाई को ब्रेक किया, तो यहां पर अब नया हाई बना, ठीक है, नया हाई बना, वापस पुल बैक आया, एंड देन जैसे इसने इस हाई को ब्रेक किया, राइट, जैसे इस हाई को ब्रेक किया, उसके बाद देखो क्या हुआ। तो ये प्राइस एक्शन है। देन सर फोर्थ लेवल को पहुंचने के बाद क्या करना चाहिए? छोटा प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, उसके बाद थोड़ा बुक 50% बुक कर लो, नीचे आए 50% को जो बुक किया था, वापस नीचे से फिर से यू कैन बाय इट अगेन। ओके सर। देखो 2 चीजें हो सकती है, ऐसा भी होता है, मेनी टाइम्स इट ऑल्सो हैपेंस, टारगेट 4 से ऊपर चलता चला जाता है, ऐसा भी होता है, है ना। कंपल्सरी नहीं है कि टारगेट 4 पर होगा, बट मैक्सिमम लेवल्स, मैक्सिमम चांसेस में आप सीन टारगेट 4 पर एक पुल बैक आ जाता है, प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। क्योंकि क्या होता है, वो बॉटम से जब यहां से यहां तक गया होता है ना, तो उसको प्रॉफिट कहीं ना कहीं बुक करना होता है, तो एक पुल बैक आता है एक सपोर्ट पर, क्योंकि जब तक ये यहां पहुंचता है पब्लिक में आना शुरू हो जाता है। When stock reaches to target 4, पब्लिक में आना शुरू होता है, पब्लिक यहाँ बाइंग करनी शुरू कर देती है, तो वो उनको ट्रैप करने के लिए नीचे गिरा देते हैं, सपोर्ट पर क्या है, पब्लिक निकल जाती है एंड देन वापस ऊपर आता है, तो ऐसा होता है नॉर्मली। देखो टारगेट यस बैंक में क्या हुआ, यहां से एंट्री आई थी, सबको बोल रहा था बाई करो, यस बैंक बाई करो, सबको बोला था मैंने बाई कर लो, ठीक है। 32 पर ही क्यों सेलिंग आई, टारगेट 4 पर ही क्यों सेलिंग आ रही है? यहां पर सेलिंग आई,
यहाँ पर सब बाई कर रहे थे, देयर विल बी सो मेनी पीपल हु आर बाइंग एट दिस लेवल, 30 रुपीज, 31, 32, यहाँ पर फंस गए होंगे अभी, क्योंकि यहाँ पर फिर पब्लिक में आना शुरू हो गया, न्यूज में आना शुरू हो गया, यस बैंक भाग रहा है, देखो ये ब्रेकआउट आया, न्यूज में आ गया ब्रेकआउट, यस बैंक इज गोइंग, यस बैंक इज गोइंग। तो यहाँ पर क्या हुआ, ट्रैप कर लिया, वापस आ गया, जो फॉल आया 25 पर आ गया, तो उनको लॉस हो रहा है, वहां से बेचारे वो निकल जाएंगे, कंसोलिडेट करेगा, पेशेंस टेस्ट करेगा, पेशेंस है नहीं रिटेलर में। रिटेलर्स कौन होते हैं? रिटेलर्स कौन होते हैं? फास्ट मूविंग एवरेजेस, है ना, तो उनको फास्ट चाहिए, फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी पैसा चाहिए, है ना, पेशेंस नहीं है। तो अब क्या होगा यहाँ पर, यस बैंक कंसोलिडेट करेगा, रुकेगा थोड़ा, पेशेंस पेशेंस टेस्ट करेगा, वो कहेंगे कि अरे यार यस बैंक में पैसा फंसा हुआ है और देखो वो स्टॉक भाग रहा है, एक काम करते हैं यस बैंक में लॉस बुक कर लेता हूँ और उस पैसे को मैं वहां लगा देता हूँ। तो यस बैंक ने लॉस बुक किया, उस पैसे को वहां लगाया, फिर वो हाई पर उन्होंने उसको बाई किया, पता लगा यस बैंक में कंसोलिडेशन खत्म है नहीं, यस बैंक वापस ऊपर, वो कहेगा कि अरे फंस गए हम, तो यस बैंक से निकल गए थे, यहाँ आगे फंस गए हम लोग। तो डिटेलर बेचारे ऐसे होते हैं, फंस जाते हैं, क्या करें। So why should be the investment policy regarding these stocks? Each and every day out of 5,000 stocks, if I take one by one, no, and that means how much money we have to invest there. What is the percentage of the portfolio we have to invest in this type of stock, which are going for the up movement, just started for the up movement? Okay. See, there is no particular percentage you should invest. See, सबसे पहले तो let me explain one thing. अच्छा, can anyone tell me here? Can anyone tell me what is the market cap of NSE and BSE together? Or NSE, let's say NSE और BSE कंपनीज का, BSE का लिस्टेड कंपनीज का मार्केट कैप क्या है? Anyone, please? No idea, sir. कोई आइडिया नहीं हुआ ना? आई थिंक $4 ट्रिलियन का है। Okay. पहली चीज, $4 ट्रिलियन। और अगर हम बात करें एप्पल कंपनी की या माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, उनका मार्केट कैप क्या है? एप्पल का समथिंग अराउंड $5.63 ट्रिलियन, समथिंग नहीं, 5 नहीं, 3 ट्रिलियन है शायद माइक्रोसॉफ्ट का। गूगल करें एक बार, माइक्रोसॉफ्ट मार्केट कैप 70 lakh crore for Apple. $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप माइक्रोसॉफ्ट का है, एंड आई थिंक $3 ट्रिलियन का ही एप्पल का होगा। तो यानी कि ये कंपनीज जो है ना इतनी बड़ी हैं, ये हमारे पूरे शेयर मार्केट को खा जाएंगी। मतलब अभी मार्केट हमारा मतलब मार्केट के अंदर पोटेंशियल, मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 5,000 कंपनीज, तो अभी 5,000 कंपनीज मिलकर एक एप्पल और जो माइक्रोसॉफ्ट है पूरे शेयर में हमारी इंडियन मार्केट को खा सकते हैं। मतलब उसके बराबर है वो, सोचिए, ठीक है। और हम क्या हैं उसमें, हम क्या हैं? वी हैव like how much we have? 1 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज, 1 करोड़ रुपीज। किस पे होते हैं 1 करोड़? बहुत कम लोग होते हैं जिन पे 1 CR रखा हुआ है, राइट। तो हम तो कुछ भी नहीं है। अब इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो हम कुछ भी लगा दो इसमें, कहीं पर भी कितने पैसे लगा लो कम है वो। आप कितना भी पैसा लगा दो इसमें, वो कम है। अब पैसे को अगर हमारे पास, सबसे पहले क्या, हमारे पास सिलेक्टेड पैसा है, लिमिटेड पैसा है, यस, राइट। तो लिमिटेड पैसे को फिर हम ये नहीं कर सकते कि हम मतलब अनलिमिटेडली हम कहीं पर भी लगा दें। मेरा ये मानना, सी दिस इज व्हाट आई थिंक। सो फॉर एग्जांपल, मेरे पास अगर 10 लाख रुपीज हैं, राइट, इफ आपको 10 लाख रुपीज और मुझे उस 10 लाख रुपीज से प्रॉफिट भी करना है और मुझे रिस्क भी नहीं लेना, राइट। एज अ रिटेलर इवन ऑल्सो वी डोंट वांट टू टेक रिस्क, वी वांट टू इन्वेस्ट एंड वी वांट टू अर्न ऑलवेज, है ना। हम चाहते हैं कि अनलिमिटेड प्रॉफिट हो, जो कि होता नहीं है किसी रिटेलर्स को, है ना। वो ट्रैप इसमें फंसे ही रहते हैं, तो एक चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं, राइट। तो अब उसको अगर हमें इस 10 लाख रुपीज को हमें ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है, ऐसे इस तरीके से इन्वेस्ट करना है कि हमें रिस्क भी ना हो और प्रॉफिट भी आए, करेक्ट।
बिकॉज वी ऑल्सो डोंट वांट टू टेक रिस्क, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ यही है, हमारे पास 1 लाख करोड़ तो नहीं है ना एप्पल की तरह या किसी बड़ी कंपनीज की तरह। तो इसको मेरा जो तरीका है, द वे आई इन्वेस्ट, अब मुझे अभी किसी ने ग्रुप में लिखा था कि वो हंस रहा था कि आपके पास 75 स्टॉक्स हैं मेरी होल्डिंग, मैंने शेयर्ड Yes, स्क्रीनशॉट। I have seen that you have one time 200 stocks in your portfolio. In my portfolio there was 75 stocks, and that is very minimum. I used to have 250 stocks at a time, 250 stocks, right? तो अब आप पूछोगे कि यार 250 स्टॉक्स आप कैसे कर रहे हो, मैनेज कैसे करते हो, क्या करते हो, कैसे कर लोगे उसको मैनेज, आप क्या कर रहे हो? तो सबसे पहले मेरे पास जो कैपिटल है, मैंने क्या करा है, मेरा तरीका क्या है, इवन आई ऑल्सो डोंट वांट टू टेक रिस्क। मेरी हार्ड अर्न मनी है, राइट, मेरी मेहनत का पैसा है, उसको मैं रिस्क पर तो नहीं लगा सकता, जो भी मेरे पास पैसा है, राइट। तो मैं क्या करता हूं, मैं किस तरीके से काम करता हूं, मैं एक पर्टिकुलर एक फिक्स अमाउंट रखता हूं, लेट्स से 50,000 रुपीज, ओके। सो इफ आई बाई एनी स्टॉक, आई विल इन्वेस्ट 50,000 रुपीज ऑन अ पर्टिकुलर स्टॉक, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, ठीक है। Okay. अब आपका लेट्स से आपके पास 10 लाख रुपीज हैं, या तो आप इसको डिवाइड कर लो 1 लाख रुपीज कि आप उसको डिवाइड करके आप कहोगे कि भाई आई विल बाई 10 स्टॉक्स एंड आई विल इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज ईच इन पर्टिकुलर इन वन स्टॉक, Okay. ठीक है। तो दैट मीन आई विल बाई 10 स्टॉक्स, या 50,000 कर लोगे तो उसको आप उसको 20 स्टॉक्स ले लोगे आप उसके अंदर। आपने क्या किया, सबसे पहले आपने इस तरीके से क्या किया, आपने सबसे पहले आपने अपना एक तो रिस्क को मैनेज कर लिया। क्यों? क्योंकि आपने सेम अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड इन डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स, और यू कैन से इन 10 स्टॉक्स या 20 स्टॉक्स, अगर 50,000 आप लगा रहे हो उसके अंदर। तो सबसे पहले आपने रिस्क को डिवाइड कर दिया। तो अब क्या होगा, अगर 20 स्टॉक्स आपने ले लिए, तो ऐसा तो नहीं है कि 20 के 20 गिर जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, राइट। इफ यू आर टेकिंग ए ट्रेड, लेट्स से ऑन वीकली टाइम फ्रेम पर बाई आ रही है, तो उसमें क्या होगा, 20 में से 5 स्टॉक्स ऐसे होंगे जिसमें ब्रेकआउट आ जाएगा, जो जल्दी, यहाँ रेस है ना, इट्स अ रेस, सो दिस इज अ रेस। तो रेस में कुछ फर्स्ट आ जाएंगे, तो जो फर्स्ट आ जाएंगे उसमें से हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो थोड़ा मिड में रहेंगे, उनको हम लोग और कंटिन्यू करेंगे, उनको और पेशेंस के साथ रखेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो अभी यहीं पर होंगे, राइट, जिसमें ना हमें कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा ना लॉस हो रहा होगा, उसमें से हम लोग अर्ली एग्जिट कर सकते हैं, या फिर उसको देख सकते हैं कि ठीक है थोड़ा और देख लेते हैं, थोड़ा और रखते हैं, शायद मतलब ये और थोड़ा सा हो सकता है कि ऊपर चला जाए। और हो सकता है उसमें से 1 या 2 स्टॉक ऐसे होंगे जो नेगेटिव हो जाएंगे, उसमें से हमने क्या करेंगे, उसमें से हम लोग उसको एग्जिट कर देंगे। उसमें से अगर जो भी लॉस होता है 5% का, 10%, जो भी लॉस होता है, वी विल बुक द लॉस। तो अब हमने क्या किया, इस तरीके से हमने ओवरऑल देखेंगे इस पूरे सिनेरियो को, हमने उस पूरे सिनेरियो के अंदर ओवरऑल प्रॉफिट ही किया होगा, बिकॉज जो लॉस हो गया वो हमारे इनके साथ एडजस्ट हो जाएगा, इन छोटे मोटे के साथ, और ये जो प्रॉफिट हो रहा होगा उसके अंदर, सो अल्टीमेटली हम प्रॉफिट में होंगे, एक डिसेंट प्रॉफिट में हम लोग निकाल सकते हैं। सो इस तरीके से आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो, अपनी कैपिटल को डिवाइड करके। सो यू कैन डिवाइड योर कैपिटल एंड यू कैन मैनेज द रिस्क। ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक स्टॉक में यू हैव इन्वेस्टेड 10,000 रुपीज, और सेकंड स्टॉक में यू हैव इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज, एंड थर्ड स्टॉक के अंदर यू हैव इन्वेस्टेड 5 लाख रुपीज। ये सबसे खराब तरीका है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। 5 लाख रुपीज वाला स्टॉक अगर नीचे आ गया, और जो 10,000 रुपीज में आपने इन्वेस्ट किए हैं वो सबसे ऊपर चला गया, वो फर्स्ट आ गया, तो क्या फायदा होगा, यस, राइट। तो इस तरीके से, जैसे आपके बच्चे हैं घर में, लेट्स से आपके घर में आपके पास आपके 3 बेबीज हैं, ठीक है, यू हैव 2 डॉटर्स और 1 सन, ठीक है। तो आप तीनों पे इक्वली डिवाइड कर रहे हो अपना, तीनों पर ऐसा नहीं कर रहे हो कि एक को आप
ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, दूसरे को कम इंपॉर्टेंस दे रहे हो, आप उनकी एजुकेशन पर या जो भी उनकी चीजें हैं उनकी पर्सनली डेवलपमेंट पर इक्वली आप उस पर अपना सेविंग्स है या जो स्पेंडिंग है आप इक्वली कर रहे हो। एंड इट्स अ रेस, उसमें से कोई एक बच्चा फर्स्ट आ जाएगा, एक थोड़ा पीछे रह जाएगा, एक मिड में रह जाएगा, बट ओवरऑल क्या होगा, प्रॉफिट में ही निकल कर आओगे आप। ऐसा नहीं है कि एक बार तो आपने पूरा पैसा लगा दिया, दूसरे को आप उसको कह रहे हो कि तू स्कूल में था तो बेटा तो जा जॉब कर गया क्योंकि मुझे उस वाले सेकंड नंबर के बेटे को पढ़ाना है, तो ऐसा नहीं होता। सो इस तरीके से हम इसको इस तरीके से लेते हैं कि सभी स्टॉक्स को हम लोग इक्वली इंपॉर्टेंस देकर चलेंगे, बिकॉज हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर हमने सारे कैलकुलेशंस कर ली हैं एंड देन वी हैव डिवाइडेड अवर फंड इक्वली। तो वो इक्वली हमें प्रॉफिट एंड लॉस जब वो चलेगा ना तो हमें एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट मिलेगा, बिकॉज वी हैव डिवाइडेड इक्वल अमाउंट अमंग ऑल द स्टॉक्स। I hope this is clear. Yeah, clear, sir. Same strategy. Krishna ma'am, our Krishna ma'am also tell the same strategy. Krishna ma'am को मैंने बताई थी strategy। Actually, ma'am told that the first determine about your risk management, then enter. Exactly. Correct. You are telling the same thing. Exactly. Thank you. हाँ, I follow Krishna ma'am also, so that's why I'm just following her words. Yes. This is clear. वीकली में वी कैन टेक अ बाय एंड डेली को कंपेयर कर सकते हैं। डेली में इफ यू वांट टू टेक अ बाय, जस्ट पुट ऑल दीज मूविंग एवरेजेस एंड स्टे इन द ट्रेंड। डेली के हिसाब से, वीकली के हिसाब से इट्स ऑल्सो गुड। वीकली में एक अच्छा प्रॉफिट निकल कर आ जाता है इफ यू आर सिटिंग इन अ पर्टिकुलर स्टॉक। बस आपको कुछ लेट्स से 3, 4, 5 मंथ्स के लिए आपको होल्ड करना होगा तो एक डिसेंट आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। Trading view is slow today. तो एक बार निफ्टी चेक कर लेते हैं, निफ्टी में क्या है लास्ट, एंड देन सेशन को हम वाइंड अप करेंगे। Okay. तो हम लोग निफ्टी को आर्ली टाइम फ्रेम पर एनालाइज करते हैं नॉर्मली। जो भी नए लोग आए यहाँ पर मैं बता देता हूँ। सो प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हम देखते हैं, स्विंग हाई एंड स्विंग लोज बन रहे हैं। सो ये सब हमने कैलकुलेट किए हुए थे प्रीवियसली, राइट? ये सब हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ है इन सब चीजों को। तो अब एक सेकंड में एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ। एक सेकंड में मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, बिकॉज ये एनालिसिस को फिर हम लोग स्टॉप रिकॉर्डिंग।